हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चों, आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास बात आती है फॉर्मेल्डिहाइड, HCH होगी। अगर आप सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड ही एकमात्र ऐसा कंपाउंड है कार्बोनाइल्स कंपाउंड में जो गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, गैस होती है। और बाकी के जितने भी हमारे पास अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अदर जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं हमारे पास करीब अप टू कार्बन 11 तक, वो सारे के सारे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इसके बाद जो हायर हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बन 11 से ज़्यादा वाले, एंड हम ऐसे लिख देंगे ऑनवर्ड्स, बाकी के और क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। छोटी सी बात समझ में आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में। इसके बाद हमारे पास बात आती है, अगर हम बात करें थोड़ी सी स्मेल से रिलेटेड, ऑडर। ठीक है, तो देखो, जितने भी हमारे पास लोअर एल्डिहाइड्स हैं, लोअर एल्डिहाइड्स, उन सब में अच्छी स्मेल नहीं आती। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है उनकी। और जो हायर वाले हैं स्मेल, ठीक है, जो हायर वाले एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, उनमें प्लेजेंट स्मेल होती है। राइट। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है एक छोटे सी बात की, जिसका बात है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो, सॉल्युबिलिटी में अगर मैं बात करूं कार्बन 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 जो कार्बन 1 2 3 वाले कंपाउंड है, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो ये जो कंपाउंड्स है छोटे मोटे, ठीक है, 2-3 कार्बन वाले, और एसीटोन हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन में एसीटोन हो गया। ठीक है, तो इन सभी की अगर बात करें तो ये छोटे मोटे इक्कू बिक्कू वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये सब के सब क्या हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं। रीज़न क्या दोगे आप कि क्यों सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर? तो वो रीज़न होगा क्योंकि ड्यू टू पोलैरिटी, पोलैरिटी की वजह से। ठीक है, पोलैरिटी, व्हाट मीन्स ऑफ पोलैरिटी हियर, कि आप देख रहे हो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वाटर के साथ, तो वाटर में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम थोड़े से ज़्यादा कार्बन ले लेते हैं, लाइक कार्बन 5 से लेकर और कार्बन आगे तक, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आपने देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है, लाइक ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया हमारे पास, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ। राइट, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पार्शियल, और ये यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। और वहीं पर हम एक छोटी सी बात भी कर ले, वो बात क्या है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है हमारी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। देन इसके बाद हमारे पास बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट की जहाँ तक बात आ जाती है, तो आप जानते होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो हम एक छोटा सा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर लिखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, कीटोन से,
और कीटोन का ज़्यादा होता है आपके एल्डिहाइड से, और एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है एल्केन से। ठीक है, तो एक छोटा सा ऑर्डर आप याद रखोगे। कंपेरेबल मोलिकुलर मास, ऐसा नहीं है कि मतलब 2 कार्बन ले रहे हो तो 2 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का कीटोन, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन के एल्केन, ऐसे लोगे। ठीक है, तो उनमें आप कंपेयर करोगे मोलिकुलर मास तो आपको पता चल जाएगा कि अल्कोहल का ज़्यादा है, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन एल्केन। ऐसा नहीं है कि एक आपने 2 कार्बन का अल्कोहल ले लिया और 5 कार्बन के अल्कोहल कीटोन से आप कंपेयर कर रहे हो। कंपेरेबल मोलिकुलर मास से देखना है। ठीक है, वहीं पे अब देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। सारा खेल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में सबसे ज़्यादा होती है, जिस वजह से अल्कोहल का ज़्यादा होता है। लेकिन कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, लाइक कीटोन और एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अल्कोहल में तो हो जाती है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में क्या होता है, कीटोन और एल्डिहाइड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की बजाय आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल जाएगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा, ये प्रेजेंट होता है। और एल्केन तो हमारी नॉन पोलर होती ही है। एल्केन क्या होती है, नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर। ठीक है, अब हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेंसिटी से रिलेटेड। डेंसिटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखो डेंसिटी जो होती है कार्बोनाइल कंपाउंड की, वो लोअर देन वाटर होती है। पानी से कम होती है डेंसिटी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स और मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ठीक है, समझ में आती है बात हमारे पास। अब हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज बस इतनी ही पढ़ते हैं हम। अब हम जो मेन चीज़ें हैं दैट इज बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ रिएक्शंस हम पढ़ते हैं इसमें ना, कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं। लाइक सबसे पहले आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने डिस्कस की थी कहाँ पे, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। वहीं पे दूसरी रिएक्शंस आती है हमारे पास, अदर रिएक्शंस लाइक हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिएक्शंस सिर्फ एल्डिहाइड के लिए और रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ कीटोन वाली रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, इसलिए वहाँ पे ये ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे हम। यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन्स की, और कुछ अदर रिएक्शंस भी देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हम केमिकल रिएक्शन में देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं, पहले बेसिक अदर रिएक्शन से स्टार्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, अदर रिएक्शन का मतलब क्या है, लाइक अभी आप देखो अदर रिएक्शंस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सबसे पहले बात, मतलब कि हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रिडक्शन करवा के देखते हैं। तो रिडक्शन में आप क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो डिपेंड करता है कि हम रिड्यूसिंग एजेंट क्या ले रहे हैं। हमने क्या रिड्यूसिंग एजेंट लिया, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझ में आती है बात। अब डिपेंड इसी चीज़ पे कर रहा है। लाइक मैंने क्या किया, देखो मेरे पास है, बहुत अच्छे से सीखना है। देखो ठीक है, हमारे पास है कार्बोनाइल कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो रिडक्शन होके क्या बना सकता है, अल्कोहल बना सकता है, एल्केन बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने सीधा ही एल्केन बना दिया, मान लो क्या बना दिया, सीधा ही एल्केन बना दिया। अब बिल्कुल मैं 2 स्टेप पीछे चला गया, देख रहे हो, एल्डिहाइड या कीटोन से मैंने अल्कोहल बनाने की बजाय सीधा ही मैंने एल्केन बना दिया, यानी कि 2 स्टेप पीछे चला गया। तो यहाँ पे जो मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा वो क्या कर सकता हूं, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो रेड फॉस्फोरस का इन HI एट 150 डिग्री सेल्सियस।
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, डायरेक्ट आपको एल्केन बना कर दे देगा। वहीं पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दूसरा रिएजेंट आता है लाइक जिंक अमलगम इन HCl, और ये आप जानते हो, आपने ये पहले भी यूज किया था, मैंने आपको करवाया था क्लीमेंशन रिडक्शन के अंदर, क्लीमेंशंस रिडक्शन के अंदर, उसी का तो रिएजेंट है जिंक अमलगम इन HCl। और इसके अलावा हमने वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट एक और देखा था, रिडक्शन की जब रिएक्शंस देखी थी तब, कौन सा, N2H4, और दूसरे नंबर पे OH नेगेटिव, और इसे हीट कर दिया था। तो ये जो है ये हमने देखा था कहाँ पे, वोल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर। याद आया होगा आपको थोड़ा थोड़ा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो। समझ में आ रही है बात? यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड को डायरेक्ट एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिड्यूसिंग एजेंट पे बहुत डिपेंड कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा यूज करें हम। वहीं पे अगर मैं ये चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं कि मैं कार्बोनाइल कंपाउंड से सिर्फ एल्कोहल बनाऊं, मैं यहां से ना एल्कोहल बनाना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कंपाउंड, मेरा प्रोडक्ट जो है वो एल्कीन बने, तो मैं यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करूं, विच रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे यूज किया जा सकता है। तो यहां पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो प्लस H2। आपने देखा होगा ना, हम यहाँ पे बेसिकली ऐसे लेते हैं H2 इन निकल, तो सैबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन हो जाती है। आप H2 इन PD, PT ऐसे लेते हो, तो कोई भी मेटल ले सकते हो, मेटल प्लस हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे डालते हो तो आप एक कदम पीछे चले जाओगे, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड से आपका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। वहीं पे और भी रिएजेंट हैं जो आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे NaBH4 यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सोडियम इन एल्कोहल C2H5OH इथेनॉल के अंदर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये छोटे मोटे रिड्यूसिंग एजेंट है जो आप यूज कर सकते हो, जो एक कदम आपको पीछे लेके चले जाएंगे। समझ में आती है बात? तो ये तरीका हो गया हमारे पास रिडक्शन करवाने का। तो रिडक्शन ऐसे आप करवा सकते हो एल्डिहाइड और कीटोन का। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है सेकंड नंबर पे, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, और स्पेशली हम यहाँ पे देखेंगे PCl5 के साथ, और हम थायोनाइल क्लोराइड की भी रिएक्शन देख लेते हैं SOCl2, डार्जन्स प्रोसीजर जिसे कहते हैं। ठीक है, डार्जन्स प्रोसीजर। तो डार्जन्स प्रोसीजर की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल की रिएक्शन जब SOCl2 से करवाते हैं तब आता है डार्जन्स प्रोसीजर की बात। खैर हमारे पास यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, और इसकी रिएक्शन मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा दूं, PCl5 के साथ रिएक्शन करवा दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच हो जाता है Cl2, और बाहर निकल जाएगा POCl3। ठीक है, वहीं पे अगर मैं यहाँ पे SOCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं, किसके साथ, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं SOCl2 के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास वापस से कार्बन के साथ 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे और बाहर निकल जाएगा SO2 गैस। ठीक है, समझ में आती है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की। थर्ड नंबर पर आती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड है मेरे पास। इसके पास क्या होगा, इसके पास हम अगर बात करें कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो ही ये क्या शो कर सकते हैं, कंडेंसेशन की रिएक्शन शो कर सकते हैं। कंडेंसेशन उन्हीं का होगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे। और कंडेंसेशन हम करवाएंगे किसके साथ, विद, यहाँ पे यूज करेंगे डाइल्यूट NaOH।
डाइल्यूट NaOH का यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ पे एल्डोल। एल्डोल मिलेगा। एल्डोल मतलब एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके पास एल्डिहाइड और OH वाला ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो वो हम बनाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एल्डोल हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एल्डोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम वैसे लिख देते हैं कि एक तो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा, ठीक है, मतलब कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप मिल सकता है, और दूसरा हमें यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप मिलेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर किसी कंपाउंड में है तो उसको हम एल्डोल बोलते हैं। और फिर क्या होगा अगर मैं उसको हीट कर देता हूँ इस एल्डोल को, फर्दर इस एल्डोल को अगर मैं हीट कर देता हूँ एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में हीट कर देता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेरे पास किसके अंदर, एल्डोल इज कन्वर्टेड इनटू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, राइट। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ये क्या हो जाता है, बन जाता, प्रोडक्ट बन जाता, कन्वर्ट हो जाएगा एल्डोल। तो चलिए हम एक रिएक्शन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। और मेरे पास है मैंने ले लिया यहाँ पे CH3CHO ले लिया, ठीक है, देख रहे हो। एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहा हूं तो मैं कंडेंसेशन करवाने के लिए एक और CH3CHO लेता हूं, ठीक है। मैंने ले लिया एक और CH3CHO। अब मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग में किससे के साथ, अच्छा इनके पास ना क्या है, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन, आप देख रहे हो इनके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसके साथ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ करेंगे डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH डाला, और मैंने कहा कि डाइल्यूट NaOH डालोगे तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एल्डोल की फॉर्मेशन होगी। तो देखो यहाँ पे ये CH जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ से जो OH है वो आपका एक एज ए वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा यहाँ से। वो कैसे बाहर निकलता है वो हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा मैकेनिज्म इसका समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अभी ध्यान मत दो कि क्या हो रहा होगा, हम यहाँ पे जस्ट सिंपल सा देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हुआ होगा कि CH3CH इसके साथ जुड़ गया CH2 के साथ, और यहाँ पे CHO। अब आप कहोगे कि CH2 क्यों नहीं लिखा, अभी लिखते ना, ये देखो इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसके साथ जो ऑक्सीजन है वो OH की फॉर्म में जो O था उसके साथ एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लग गया, और फिर उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल ना, अगली प्रोसेस में ये वाटर मॉलिक्यूल ही बाहर निकालने वाला हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसे हीट करूँगा, ठीक है, हीट करूँगा, और कैसी कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एल्डोल में से वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। तो देखो क्या बन जाता है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये क्या बना मेरा, अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो ये प्रोडक्ट बना मेरा क्रोटोन। मैं देख रहा हूँ डबल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड है, क्रोटोन बोलते हैं इसे, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। क्या नाम होगा इसका, क्रोटोन एल्डिहाइड होगा। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हमारे पास कैसे बनी होगी, कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन ना। तो इसका मैकेनिज्म हम समझने का प्रयास करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और एक्चुअली में जो मैकेनिज्म है ये मेरा 2 स्टेजेस के अंदर पूरा होता है, और वो 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज आती है कि यहाँ पे बनी होगी फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनायन, कार्बेनायन की फॉर्मेशन हुई होगी, नेगेटिव वाला कार्बन। और दूसरी जो स्टेज आती है कम्बिनेशन ऑफ कार्बेनायन विद अदर कार्बोनाइल मॉलिक्यूल, एक दूसरे कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के साथ जो हमारा कार्बेनायन है वो क्या हो गया होगा, कंबाइन हो गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। अब देखो
सबसे पहला स्टेप हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, राइट। अब देखो क्या हुआ होगा, मेरे पास है, देखो यहाँ पे ना एक्चुअली जो अल्फा हाइड्रोजन का मैं जिक्र कर रहा था कि वही कंडेंसेशन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है किसके पास, पहले वाले कार्बन के साथ, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। कैसे नेचर का होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, जो इजीली रिमूव हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। समझ में आती है बात। तो हमारे पास यहाँ पे एक है एल्डिहाइड, दैट इज CH2, इसके साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे है CHO, देख रहे हो। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है ये, और इनके साथ जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। और अब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसको ले लेगा कौन, NaOH का नेगेटिव, OH नेगेटिव इसको लेकर, और एज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो OH नेगेटिव है ये मेरा बेस है, और मैंने ऐसा ही कहा कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है थोड़ा सा, इसीलिए H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये एक एसिड है H पॉजिटिव, तो बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, और ये जो कंपाउंड, ये तो मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया ही है, और यहाँ से हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेशन होती है कार्ब एनायन की। तो यहाँ से हमारे पास जो बना वो क्या बना भाई, CH2 के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, और साथ में बाहर क्या निकल गया, H2O। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेशन हो जाती है कार्ब एनायन की, देख रहे हो। अब कार्ब एनायन, अब आप जानते हो कि कार्ब एनायन, देखो इसमें ना रेजोनेंस है कार्ब एनायन में, कार्ब एनायन खुद ही स्टेबल है बाय रेजोनेंस। कैसे, अगर मैं रेजोनेंस दिखाने की कोशिश करूं तो हमने रेजोनेंस में भी सीखा था, ठीक है, रेजोनेंस भी हमने पढ़ी थी ना। रेजोनेंस में क्या कहा था कि अगर कंजुगेशन में नेगेटिव पार्ट है और आपके पास पाई बॉन्ड भी है तो नेगेटिव से ट्रांसफर होगा पाई बॉन्ड की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव से ट्रांसफर होगा पाई बॉन्ड की तरफ। तो इस तरीके से हम इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और वो क्या बनेगी, देखो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को दे दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे दिए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ब एनायन है इट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है। अब बात करते हैं आगे। तो देखो हमारे पास कार्ब एनायन की फॉर्मेशन हो गई, तो हमारे पास अब आता है स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप नंबर 2, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कार्ब एनायन हमारा अदर कार्बोनाइल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है। तो चलिए हमारे पास हम लिख लेते हैं, भाई मेरे पास है एक अदर कार्बोनाइल कंपाउंड जो ऑलरेडी क्या है, CH3CHO है, और ये जब कंबाइन होगा किसके साथ, इसके साथ, कार्ब एनायन के साथ, ठीक है। तो अब देखो ये कंबाइन होगा तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, देख रहे हो। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्या होता है, अब यहाँ से अगर मैं फॉर्मेशन करूँ तो ये भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये इसको साथ जोड़ दो, ठीक है। तो CH3 कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ से CH2 CHO और ये सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसका हाइड्रोलिसिस हम कर देते हैं, तो हम इस कंपाउंड का क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो H जो है H2O का जो H है वो सीधा जाके इसके ऊपर अटैक मारेगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। तो हम इस कंपाउंड को लिख देते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये बनेगा, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CHO और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक ही कंपाउंड के पास OH भी है और कार्बोनाइल ग्रुप भी है, सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एल्डोल की, एल्डोल बन गया हमारा।
और एल्डोल बन जाता है तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि यहाँ से वाटर रिमूव होगा और बेसिक कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन में हम इसके क्या कर देंगे, इसे हीट कर देंगे और यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। आप जानते हो ये एक हाइड्रोजन, सॉरी, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ACH2 से और एक OH, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो ये मेरा क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको अल्फा बीटा क्यों बोला जा रहा है, तो देख लो, ये जो है मेरा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा और बीटा कार्बन मेरे अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड आ गया इसलिए अनसैचुरेटेड है, और एल्डिहाइड तो है ही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन की अगर कुछ बातें करें तो देखो, जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन इज पॉसिबल बिटवीन, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, किस किस के बीच में, हम दो एल्डिहाइड ले सकते हैं, और दो एल्डिहाइड आप जरूरी नहीं है सेम लो, सेम के बीच में भी हो सकता है और डिफरेंट के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, वहीं पे आप एल्डिहाइड की बजाय कीटोन भी ले सकते हैं। नंबर दो कीटोन भी हो सकते हैं अगर आप उनमें एल्डोल कंडेंसेशन कराओ, और जो कीटोन है वो भी आपके सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे आप एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हो कि एक आपके पास एल्डिहाइड हो और दूसरा एक आपके पास कीटोन हो, तो इन दोनों में भी आप क्या करवा सकते हो, एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हो। अब देखो, अगर आपने दोनों ही सेम मतलब कि आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब कि दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड जो लिए हैं, मान लो लाइक एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, तो यहाँ पे इस कंडेंसेशन को हम बोलेंगे सिंपल या फिर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन सिंपल या फिर सेल्फ हो गया। और वहीं पे अगर आप डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हो, यानी कि थर्ड टाइप वाला डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे मिक्स्ड या फिर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आती है बात? तो अभी हम एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे सिंपल और सेल्फ कंडेंसेशन, सिंपल बोलो या फिर आप सेल्फ बोलो, एक ही बात है, सेल्फ कंडेंसेशन करवा कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सेम क्या होना चाहिए, सेम कार्बोनाइल कंपाउंड होने चाहिए। सेम का मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। तो चलिए हम एल्डिहाइड का तो करके देख चुके, एक कीटोन का करके देख लेते हैं। लाइक मेरे पास है एक कीटोन यानी कि एसीटोन, और दूसरा भी मेरे पास यहाँ पे एसीटोन ही है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। अब यहाँ पे क्या होगा आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का। तो चलिए कॉम्बिनेशन कर देते हैं, CH3 C CH3 OH CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। कॉम्बिनेशन होने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसे हीट करेंगे, और हीट करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा इस कंपाउंड से, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। देख रहे हो ये कंपाउंड बन गया। क्या बना ये, आप इसको दो नाम से जान सकते हैं, या तो आप इसको बोलो मेसेटाइल ऑक्साइड, या फिर आप इसे बोल सकते हो क्या, इस कंपाउंड का नाम, इसका IUPAC नाम लिखकर देख सकते हो, जो बनेगा 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो ये हो गया हमारे पास सेल्फ कंडेंसेशन। इसके बाद हमारे पास बात आती है मिक्स्ड और
क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। चलिए अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग क्या होंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे। तो वो हम ले लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया CH3CHO और दूसरा मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया, तो मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके अंदर मैंने कंडेंसेशन करवाया, तो कंडेंसेशन करवाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली में आपके पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 तो आपके पास सिंपल और 2 आपके पास मिक्स्ड प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, 2 सिंपल बनेंगे, 2 मिक्स्ड बनेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। अब वो 4 प्रोडक्ट कैसे कैसे क्या बनते हैं, तो देखो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वीक बेस, वीक बेस। तो देखो क्या होता है, एक अच्छे से करवा के देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास है CH3CHO है भाई। दूसरा मेरे पास है यहाँ पे CH3CO CH3। अब देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा O नेगेटिव। ठीक है, और ये वाला जो अल्फा कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और इसको मैंने ट्रीट करवाया एक वीक बेस यानी कि OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होके हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH2CO CH3, ये क्या बना, ये मेरे बच्चे बना एल्डोल। ठीक है, एल्डोल क्यों बना, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे एल्डोल, क्योंकि एक एल्डोल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास एक तो OH ग्रुप होगा और एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा। तो इसके पास कीटोनिक ग्रुप है और एक OH है। फिर मैं इसका क्या करवाऊंगा, मैं इसका करवा सकता हूँ क्या, मैं इसको एल्कलाइन मीडियम में हीट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा वाटर बाहर निकल जाएगा और मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरा ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCO CH3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरीका मेरा ये हो गया। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका देखो, लाइक मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3CHO। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और अल्फा कार्बन इसको माना, और इसका ये क्या माना, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होगा इसका। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वापस से इसकी रिएक्शन हम वीक बेस के साथ करवाएंगे और NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाई। तो यानी कि यहाँ से जो हमारे पास एल्डोल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा भाई। इसके पास OH और यहाँ पे CH2CHO, देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एल्डोल बना है इसमें एक OH ग्रुप तो है ही, साथ में कीटोनिक एल्डिहाइड ग्रुप है। ऊपर वाले में क्या था, कीटोनिक ग्रुप था। तो देख रहे हो दोनों ही एल्डिहाइड हैं और दोनों ही हम सेम रिएक्टेंट से बना रहे हैं। तो अभी ऐसे ऐसे करके आपके पास 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं 4 तरीके से। तो देखते जाओ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, OH नेगेटिव यानी कि एल्कलाइन मीडियम में से हीट करेंगे और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकलेगा ही, और यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देख लो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CHCHO। ये प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे करके आपके पास यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, 4 प्रोडक्ट आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो हमने 2 तरीके से बनाकर देख लिया। अगर आप ये कहो कि मैं चारों बनाकर दिखाऊं तो चारों भी बनाकर दिखा सकता हूं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पे चारों तरह से प्रोडक्ट बनाकर देखें, चारों तरह से प्रोडक्ट बनाकर देखो। ठीक है, बनाकर देखोगे तो समझ में आएगी बात। अब हम इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो भाई बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं चारों प्रोडक्ट बनाऊंगा तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहली बाई K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशन में H2SO4। K2Cr2O7 क्या है, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और
एसिडिक कंडीशन में आप इससे क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हो। तो देखो, अगर आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल आपको जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से आप बना सकते हो एल्डिहाइड, बना सकते हो, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड के अंदर। सेम नंबर रहेंगे कार्बन के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और एक अच्छे से टेम्परेचर पे आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो बाय द यूजिंग ऑफ KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कम कार्बन के नंबर से, ठीक है, कम लेस कार्बन का यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा। हमें सेकेंडरी अल्कोहल से लेस कार्बन का एसिड हमें मिल सकता है, ठीक है। तो देखो अब कैसे कैसे क्या कर सकते हैं हम। लाइक मेरे पास है यहाँ पे कोई भी प्राइमरी अल्कोहल मैं ले लेता हूँ, CH3CH2OH, ये ले लिया मैंने, दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। और कार्बन संख्या कितनी है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ मैं K2Cr2O7, और मैंने इसको जस्ट ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडाइज करके पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले बनेगा आपका एल्डिहाइड जो 2 कार्बन का बना है, और ये वापस से फर्दर क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये आपको क्या दे देगा, एसिड दे देगा, और एसिड आपके पास यहाँ पे बनेगा CH3COOH। ये एसिड भी बना, ये भी 2 कार्बन का ही बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल लाइक मैंने यहाँ पे यूज किया CH3CH2CH2CH, कुछ भी यूज कर लो, सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं, अगर आप कार्बन काउंट करो तो 5 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल है, और जस्ट आप इसको ऑक्सीडाइज कर दो, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले इधर से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। तो CH3CH2 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया। कीटोन भी उतने ही कार्बन का बना जितने कार्बन का है भाई, अल्कोहल लिया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्दर इसे ऑक्सीडाइज अब होगा ये, तो ये यहाँ से देखो क्या बनेगा, एक ये वाला एसिड अलग निकल जाएगा और एक ये वाला एसिड अलग निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा CH3CH2COOH, एक 3 कार्बन का एसिड बना, साथ में एक 2 कार्बन का एसिड बना, तो यहाँ पे 2 एसिड बन गए हमारे पास, 2 एसिड के प्रोडक्ट, एक 3 कार्बन का और एक 2 कार्बन का, यानी कि कीटोन टूट गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करवा सकते हो, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम ऑक्सीडेशन रिएजेंट हमने यूज कर लिया K2Cr2O7 इन एसिडिक कंडीशन में। वहीं पे हम ऑक्सीडेशन एक और रिएजेंट के थ्रू करवा सकते हैं, और वो रिएजेंट का नाम है SiO2, सिलीनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो, जब भी आपके पास यहाँ पे कोई भी कीटोन है या फिर आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, K का मतलब कीटोन समझ लो, A का मतलब एल्डिहाइड, और जब कीटोन और एल्डिहाइड को आप सिलीनियम डाइऑक्साइड से ट्रीट करवाते हो, ऑक्सीडाइज करवाते हो, तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा ना, वो बनेगा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है, ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, ये रिएक्शन तब पॉसिबल है जब आपके पास कंपाउंड के पास क्या हो, अल्फा CH2 यूनिट हो, मतलब ये होना चाहिए। ये अगर नहीं हुआ तो फिर आप गड़बड़ है, तो आप ये रिएक्शन नहीं करवा सकते। लाइक मैंने यहाँ पे लिया एक कंपाउंड CH3CHO लिया, ठीक है। तो अल्फा कार्बन ये रहा, क्या इस अल्फा कार्बन के पास CH2 है, क्या ये पूरा CH2 बनेगा, इसके पास बनेगा। अगर ये बनता है तो हम यहाँ पे इसे हीट कर देंगे सिलीनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज करेंगे, और यहाँ से मेरे पास डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। और वो कंपाउंड क्या है, देखो, कार्बन कार्बन, एक तो पूरा CHO जो है वो एज इट इज आप लिख दोगे, लेकिन ये जो CH3 था
इसके साथ भी एक ऑक्सीजन और H आप यहाँ पे लगा दोगे, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा सिलीनियम, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये आपका क्या बना, ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट आपका बन गया ग्लायोक्सल। ठीक है, ग्लायोक्सल की फॉर्मेशन होगी, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। वहीं पे चलो एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। लाइक मेरे पास है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब देखो यहाँ पे ना अल्फा जो कार्बन है वो दोनों तरफ में से आप कोई भी मान सकते हो, तो ये भी अल्फा कार्बन है, दूसरा वाला भी अल्फा कार्बन है, और इसके पास ना CH2 यूनिट है, ऐसी बात नहीं है कि CH2 नहीं है। अब इसकी रिएक्शन आपने करवाई सिलीनियम डाइऑक्साइड के साथ, जस्ट आपने इसे हीट किया, तो यहां से जो आपका प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 कार्बन कार्बन, और इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, तो ये आपका क्या बन गया भाई, वापस से जो प्रोडक्ट ऐसे बाहर निकलना है वो आपका एक सिलीनियम बाहर निकल जाएगा, एक वाटर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट बना ये बना आपका मिथाइल, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मिथाइल आ गया इसके पास, ग्लायोक्सल। या फिर आप इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है, पायरुवेल्डिहाइड, पायरुवेल्डिहाइड। ठीक है, आप इसे इस नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो देखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड्स, और हम यहाँ पे बात करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एल्डिहाइड्स। अब स्टार्टिंग करता हूं मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मेरे पास है यहाँ पे N नंबर में, मतलब बहुत सारे मोल हैं HCHO के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन बोलते हैं, फॉर्मेलिन। 40% इसके अंदर HCHO होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अब इसका क्या हुआ, ये मैंने करवा दिया इसका एवोपराइजेशन, और जस्ट इसे हीट कर दिया, तो यहां से मेरे को मिला CH2O, इसके N मोल्स, मतलब N नंबर में, और H2O। तो ये मेरे को क्या मिला भाई, ये यहाँ पे ये मेरे को मिला पैराफॉर्मल्डिहाइड, पैराफॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे जो N की वैल्यू है ना वो 6 से लेकर 50 तक आप कितनी भी ले सकते हो। एक्चुअली दिस इज हाइड्रेटेड वाइट क्रिस्टल, ये हाइड्रेटेड वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। हाइड्रेटेड मतलब डॉट H2O है ना इसके पास, इसलिए हाइड्रेटेड है। तो हाइड्रेटेड वाइट कलर का क्या होता है, ये क्रिस्टल होता है। अब थोड़ा सा पैराफॉर्मल्डिहाइड के बारे में जिक्र कर ले, तो पैराफॉर्मल्डिहाइड एक आपका लीनियर पॉलीमर बनेगा, सीधा बिल्कुल एकदम लीनियर पॉलीमर, जो एक क्या होता है, शो करता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर परफॉर्म करता है किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट के साथ, या फिर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, एटसेट्रा। ये होता है आपका कौन, पैराफॉर्मल्डिहाइड। अब आगे बात करते हैं। हमारे पास है लाइक NHCHO, और हमने यहाँ पे यूज़ किया, एवोपरेशन करने के बजाय हमने यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला और जस्ट इसे हीट किया, तो यहाँ पे भी हमारे पास बनेगा CH2O और ये होल N डॉट H2O। तो आप कहोगे ये भी पैराफॉर्मल्डिहाइड बन गया क्या, दिस इज योर पॉलीऑक्सीमिथाइलिन, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन। यहाँ पे जो N की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 100 होती है, 100 से कम नहीं हो सकती। अगर 100 से कम होगी मतलब 6 से 50 होगी तो पैराफॉर्मल्डिहाइड बनेगा, लेकिन यहाँ पे जो N की वैल्यू है ना वो 100 से ज़्यादा होती है, इसलिए ये पॉलीऑक्सीमिथाइलिन का एक पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, अब देखो
मैंने यहाँ पे यूज़ किया 3 मोल ऑफ HCHO। अब हमारे थोड़ा काम की बातें आएंगी। 3 मोल ऑफ HCHO लिया और मैंने इसमें क्या करवाया, रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। और रूम टेम्परेचर के ऊपर यहाँ से हमारे पास बना CH2O होल थ्राइस, ठीक है, CH2O होल थ्राइस। ये क्या बन गया मेरा, इसका तो नाम हम लिख सकते हैं, दिस इज योर मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। थोड़ी सी इसी के बारे में बात कर लेते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड की। तो देखो जो मेटाफॉर्मल्डिहाइड है ये आपका ट्राईऑक्सेन आप इसे बोलते हो। ये एक आपका साइक्लिक पॉलीमर है, साइक्लिक पॉलीमर होता है। और साइक्लिक पॉलीमर होता है इसलिए आप इसको बोल सकते हो ट्राईऑक्सी मिथाइलिन। अब देखो साइक्लिक पॉलीमर जो होता है ना वो क्या नहीं कर सकता, डजंट शो रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो ये नहीं शो करता रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपके टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, इन सब के साथ ये शो नहीं करता, ठीक है। तो साइक्लिक है तो हम साइक्लिक पॉलीमर हम यहाँ पे बना भी सकते हैं, लाइक CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 और यहाँ पे एक और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका साइक्लिक कंपाउंड बनता है। इसके अलावा हम बात करें, अगर मैंने 6 मोल ऑफ 6 HCHO ले लिया और यहाँ पे मैंने यूज़ किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें सीधा मिल जाएगी C6H12O6। क्या होती है ये, फॉर्मोज सुगर बनेगी, ठीक है। उसका पॉलीमर बनेगा, एक लीनियर पॉलीमर बनेगा और अल्फा एक्रोस, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, देखो ये तो हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड बात की, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो एसिटल्डिहाइड है, लाइक मेरे पास है यहाँ पे 3 मोल ऑफ CH3CHO के, और मैंने यहाँ पे यूज़ किया कंसंट्रेटेड H2SO4 एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, CH3CHO होल थ्राइस, ठीक है। तो इसका ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, तो हम यहाँ पे बनाकर ही देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे बनेगा CH3CH ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH, इसके साथ CH3, CH के साथ CH3 और एक और ऑक्सीजन, ठीक है। तो बच्चे ये जो मेरा कंपाउंड बना है ये क्या है, इसका नाम लिखा जाए तो ये होता है पैरा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसको हम पैरा एल्डिहाइड भी बोल देते हैं। ये मेरा एक साइक्लिक पॉलीमर है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी प्लेजेंट स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेलिंग एक लिक्विड कंपाउंड है ये, और एक हिप्नोटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी इनकी बातें आप याद रखोगे, देख लोगे। इसके बाद आप यहाँ पे एल्डिहाइड की और पॉलीमराइजेशन करवा सकते हो, या लाइक 4 मोल ऑफ CH3CHO। तो यहाँ पे आप इसने वापस से आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे आपके पास वापस से एक साइक्लिक पॉलीमर बनेगा 4 मोल का। तो देखो क्या बनता है, लाइक आपके पास यहाँ पे होगा CH3 ऑक्सीजन CH3, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे इसके साथ भी CH3 ऑक्सीजन और इसके साथ भी CH3। तो ये आपका क्या बना, ये जो आपका साइक्लिक पॉलीमर है, दिस इज योर मेटा एल्डिहाइड, ठीक है। एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, साइक्लिक पॉलीमर है, साइक्लिक,
और इसका जो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हमारा एज ए सॉलिड फ्यूल, या फिर स्नेल्स जो होते हैं ना उनको मारने के लिए, किलिंग स्नेल्स, उनको मारने के लिए ये कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब हमारे पास आ जाती है बात, ये तो एल्डिहाइड से रिलेटेड बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कीटोन्स से, और कीटोन्स में जो होती है दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो देखो क्या होता है। अब मेरे पास है लाइक हम यहाँ पे लेंगे एसीटोन, बस ज़्यादा नहीं है, एसीटोन से बात करते हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा पॉलीमराइजेशन नहीं देखेंगे हम। तो एसीटोन है, आप जानते हो एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, 2 मोल है मेरे पास, तो 2 मोल नहीं, यहाँ पे 3-4 मतलब जितने भी संख्या में ले सकते हो, मान लो 3 ले लिए और आपने यहाँ पे HCl गैस डाली, और यहाँ से ना वाटर बाहर निकल के सारे जितने भी मोल लोगे वो सब जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पॉलीमर बन जाएगा, CH3 कार्बन। अब ये डबल बॉन्ड दूसरे वाले के साथ जुड़ जाएगा, फिर ये तीसरे वाले के साथ जुड़ जाएगा। इस तरीके से करके ये 3 मोल लिए थे तो तीनों ही आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 है, और 3 का इसका नाम हम जानते हैं, और इसका नाम होता है फोरोन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे HCl गैस की बजाय मैं यहाँ पे यूज़ करता कंसनट्रेटेड H2SO4 जो हम एल्डिहाइड के लिए यूज़ कर रहे थे, तो उसके साथ क्या होता। तो देखो हमारे पास अगर 3 मोल ऑफ एसीटोन है, और यहाँ पे हमने डाला कंसनट्रेटेड H2SO4, राइट, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन तो मैं करवा रहा हूँ, तो CP का मतलब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाता, CH3 क्या होता है ये, हमने पहले भी इसका नाम लिखा था, मेजेटाइलिन। और मेजेटाइलिन की फॉर्मेशन हमने एक बार पहले भी करवाई थी, और कैसे करवाई थी, वो भी पॉलीमराइजेशन करवाया था कुछ इस तरीके का। हमारे पास थी एल्काइन। ठीक है, और एल्काइन के अंदर अगर हम यहाँ पे यूज कर दें क्या चीज, रेड हॉट आयरन ट्यूब, और एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने इसका करवाया था, तो हमारे पास मेजेटाइलिन बना था। ठीक है भाई, समझ में आती है बात। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास बात आती हैं, 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बचती हैं, एक तो रिएक्शन ऑफ ओनली एल्डिहाइड्स और एक रिएक्शन ऑफ ओनली कीटोन्स। तो चलिए ये भी ख़त्म करके ही जाते हैं आज। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो रही है पर कोई बात नहीं, हम ये भी आज ख़त्म करेंगे। रिएक्शंस ऑफ ओनली एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस नाम आता है, दैट इज कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन। अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैनिज़ारोस रिएक्शन की। तो यहाँ पे ये वो एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड होने चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और ऐसे एल्डिहाइड जो होंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो आपकी ये रिएक्शन देंगे किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, या फिर आप यहाँ पे KOH भी ले सकते हो। और जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ऑब्टेन होगा वो प्रोडक्ट होगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। ये मिलता है आपको कैनिज़ारो रिएक्शन से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और एक्चुअली ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या होती है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस रिएक्शन कैनिज़ारो की। तो देखो आपके पास एक है एल्डिहाइड। अब क्या इस HCHO के पास वो है क्या, अल्फा हाइड्रोजन? नहीं है ना, नहीं है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन करवाई, कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉरी कंसनट्रेटेड NaOH, और जस्ट इसे हीट कर दिया। ठीक है, कंसनट्रेटेड NaOH ले सकते हो या KOH ले सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने कहा था कि एक सॉल्ट बनेगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा अल्कोहल। तो यहाँ पे अल्कोहल मिल गया। अब सवाल ये आता है कि ये ऐसा कैसे हुआ होगा, तो हम इसका क्या पढ़ेंगे अभी अभी, मैकेनिज्म।
कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है मेरे बच्चे वो क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट में यहाँ पे सबसे पहला एक रिवर्सिबल स्टेप है जिसमें आपका OH नेगेटिव का एडिशन हुआ है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ HCHO के ऊपर, HCHO पे OH का एडिशन हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेप में क्या हुआ। देखो पहला स्टेप जो है उसमें आपके पास एक मोल है HCHO का, यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसके ऊपर अटैक करेगा NaOH का OH नेगेटिव और सीधा इस कार्बन के ऊपर आकर अटैक मारेगा और यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा O नेगेटिव। अब क्या होगा दूसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में देखो अब यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा कौन, यहाँ पे ना H पॉजिटिव हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा दूसरे HCHO के ऊपर, ठीक है, HCHO का सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, H पॉजिटिव का ट्रांसफर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ HCHO के ऊपर, दूसरे स्टेप में ये होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। लाइक मेरे पास है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था कुछ इस तरीके का, ठीक है, O नेगेटिव, और इसके ये सीधा हाइड्राइड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा हम दूसरे वाले के साथ, तो हम इसको लिख देते हैं CHHCHO, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ का ये जो हाइड्राइड है ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा इसके पास, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और H पॉजिटिव की फॉर्म में मतलब निकल जाएगा, ये यहाँ से H नेगेटिव निकल जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन अब खुद ले लेगा ना तो H नेगेटिव निकल जाएगा और H नेगेटिव सीधा आकर उसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखो कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा HCOH डबल बॉन्ड O प्लस HCHH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वापस से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये अच्छा इसके साथ O नेगेटिव नहीं लगा, ये इस वाले के पास आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या है, दिस इज माई फॉर्मिक एसिड, ये मेरा फॉर्मिक एसिड है और ये मेरा क्या है, मिथॉक्साइड आयन, मिथॉक्साइड आयन है। अब इन दोनों में क्या होगा, ये H पॉजिटिव O के पास चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, ये आपस में प्रोटॉन को क्या कर लेंगे, हेरा फेरी कर लेंगे, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा और प्रोटॉन एक्सचेंज होने के बाद यहाँ से एक्चुअली में प्रोटॉन एक्सचेंज में क्या हो रहा है कि HCOOH प्लस CH3O नेगेटिव, ठीक है। तो O नेगेटिव सीधा इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक मारेगा और यहाँ से आपके पास HCO नेगेटिव प्लस CH3OH, और ये जो है आपके पास ये जो बना HCO नेगेटिव ये आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से HCOONA सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अब देखो हम कैनिज़ारो रिएक्शन अगर सेम मॉलिक्यूल में करवाते हैं, सेम मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये होती है हमारी सिंपल कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में होती है, दो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में अगर आप कैनिज़ारो रिएक्शन करवाते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे बेसिकली हमारे पास मिक्स्ड कैनिज़ारो रिएक्शन होती है और रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। तो एक मिक्स्ड का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है HCHO प्लस C6H5CHO, तो देख रहे हो दोनों के अंदर क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन पॉसिबल है और इसमें हम डालेंगे NaOH और जस्ट इसे हीट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, एक एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, दिस इज व्हाट, ये ऑक्सीडाइज हो चुका, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये बना मेरा सोडियम फॉर्मेट, देख रहे हो,
साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, C6H5CH2OH। ये क्या बना, ये रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड होके बना है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना, तो ये रिड्यूस हुआ है और ये मेरा बना बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद कीटोन की एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है, सॉरी एल्डिहाइड की हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है, दैट इज टिश्चेंको रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब सा है बट बाकी है तो रिएक्शन ही, टिश्चेंको रिएक्शन। और एक्चुअली जो टिश्चेंको रिएक्शन है ये मेरी मॉडिफाइड कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं इस रिएक्शन से गुजरते हैं और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, वो होता है हमारे पास C2H5O होल थ्राइस एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में। और जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं एस्टर में, तो एस्टर यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेकर देख लेते हैं। लाइक मेरे पास है CH3CHO, नहीं इससे पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास है 2 मोल ऑफ RCHO और मैंने यहाँ पे यूज़ किया C2H5O होल थ्राइस एल्यूमिनियम और जस्ट इसे हीट किया तो यहाँ से मेरे को एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी RCH2OCOR। ठीक है, तो एस्टर मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब देखो एक एग्जाम्पल के तहत इसे समझते हैं। लाइक मेरे पास है CH3CHO प्लस CH3CHO। ठीक है, आप इसमें रिएजेंट यूज़ करोगे C2H5O होल थ्राइस एल्यूमिनियम और जस्ट आप इसे हीट कर दोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3COOH CH3CH2OH। ठीक है, और इन दोनों का एस्टेरिफिकेशन होगा, एस्टेरिफिकेशन, और एस्टेरिफिकेशन होकर यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, CH3COOCH2CH3 इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट बन गया, एस्टर बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये होती है आपकी टिश्चिन्को रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड की रिएक्शंस में आते हैं हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बातें। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखो, जो एल्डिहाइड हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सो वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बात आ जाती है, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉलेंस रिएजेंट की। टॉलेंस रिएजेंट, अब देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइज करेंगे आपके एल्डिहाइड्स को। ठीक है, और जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंट रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंट रिएजेंट होता है हमारे पास, हमने पहले भी बात की थी, इट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सॉल्यूशन होता है। अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है आपका क्या, टॉलेंस रिएजेंट। तो देखो कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, टॉलेंस रिएजेंट को, अमोनिकल मतलब NH4OH प्लस AgNO3 का मिक्सचर। ठीक है, ये होता है आपका टॉलेंस रिएजेंट। तो चलिए देखते हैं, अब ये जो आपके पास ये रिएजेंट है, ये रिएजेंट कुछ इस तरीके से बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस OH। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे एल्डिहाइड के अंदर, जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखो एक एल्डिहाइड लिया मैंने और एल्डिहाइड में मैंने यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट डाला जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला टॉलेंस रिएजेंट डाला और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास RCOOH प्लस सिल्वर प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन, सिल्वर मिरर के प्रेसिपिटेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, AgNO3 जो है, जो सिल्वर नाइट्रेट है मेरा, ये रिएक्ट करता है जब अमोनिकल हाइड्रोक्साइड में, तो यहाँ से मेरे को मिलता है AgOH और AgOH से मेरे को मिलता है Ag2O। ठीक है, और जब एल्डिहाइड के साथ ये Ag2O रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ से मेरे को मिलता है एसिड प्लस सिल्वर
और ये सिल्वर ही यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जम जाता है, ये यही देता है हमें सिल्वर मिरर। कुछ इस तरीके से मिलता है हमें सिल्वर मिरर। ठीक है, तो एल्डिहाइड आपको टॉलेंस रिएजेंट के साथ यहाँ से रिएक्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके बाद हमारे पास बात आती है फैलिंग सॉल्यूशन की। फैलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जो फैलिंग सॉल्यूशन है, एक्चुअली फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किसका, कॉपर सल्फेट NaOH एंड सोडियम पोटेशियम टेट्रेट का, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, ठीक है, टार्टरेट का ये मिक्सचर होता है। अब हम फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट करवा कर देखते हैं। तो देखो फैलिंग सॉल्यूशन कैसे होता है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में मैंने डाला कॉपर 2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, यहां से ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया किसके अंदर, एसिड के अंदर, और साथ में Cu2O बाहर निकल गया, क्यूप्रस ऑक्साइड बाहर निकल गया, जिसके रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, रेड PPT बनेंगे। और एक्चुअली में जो हमारा Cu2 पॉजिटिव था, ये Cu2 पॉजिटिव ना, ये क्यूप्रिक जो है ये ब्लू कलर का होता है, और जब ये Cu2 पॉजिटिव में बनता है तो Cu2 पॉजिटिव में कॉपर पॉजिटिव की फॉर्म में बन रहा है, जहाँ पे रेड कलर के प्रेसिपिटेट बना, क्यूप्रस बना, क्यूप्रिक से क्या बन गया, क्यूप्रस बन गया, ठीक है, ब्लू प्रेसिपिटेट से रेड प्रेसिपिटेट यहाँ पे बन गए। तो ये होता है आपका फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर। अब हम इसके बाद बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की, दैट इज तीसरे नंबर की बात रिडक्शन के अंदर जो आती है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ना, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को। ये मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास देखो क्या होता है कि एक एल्डिहाइड होगा, और एल्डिहाइड में जब हम Cu2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव डालेंगे तो यहाँ से भी मेरे पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा, और साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, और इसके भी रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो यहाँ पे सेम आपका फैलिंग सॉल्यूशन वाली कहानी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है तो रेड प्रेसिपिटेट देता है क्यूप्रस ऑक्साइड के, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज किया है, वरना फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सेम प्रोसेस हो रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जो कौन शो करता है, स्किफ रिएजेंट, स्किफ्स रिएजेंट, इसका भी नाम आपने सुना होगा। देखो जो स्किफ रिएजेंट है इसमें होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है पैरा रोजियन एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड HCl, या फिर मैगेंटा बोलते हैं, मैगेंटा डाई, ठीक है। ये कलर डाइड होती है जिसको स्किफ डाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कलर होती है, जिस कलर डाई होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्किफ डाई, स्किफ डाई, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर की होती है। तो पिंक कलर जो है एक्चुअली वो पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, छूट जाता है, जब हम इसको SO2 गैस से पास करवाएंगे तो हमें कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा। और इसी कलरलेस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, स्किफ रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और एल्डिहाइड जब इस रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो वापस से ये पिंक कलर क्या कर लेता है, रिस्टोर कर लेता है। तो हम इसकी ज़्यादा कुछ रिएक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इससे। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, रिएक्शन ऑफ ओनली कीटोन्स, ठीक है। तो चलिए इसकी और बात कर लेते हैं, कीटोन्स की रिएक्शन ना। तो सबसे पहले हम करवाएंगे कीटोन का रिडक्शन। तो देखो भाई कीटोन है, लाइक मेरे पास ये रहा एक कीटोन, और इस कीटोन का मैंने 2 मोल है मेरे पास कीटोन के, और इसके लिए रिडक्शन करने के लिए मैंने मैग्नीशियम अमलगम का रिएजेंट लिया और इन द वाटर की प्रेजेंस में मैंने इसको रिड्यूस करवाया।
तो यहाँ से जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके का, CH3, एक और CH3 और यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH। ये क्या बन गया बच्चे मेरे पास, इसको बोलते हैं पिनाकॉल। ठीक है, पिनाकॉल की फॉर्मेशन हो गई। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम कीटोन की रिएक्शन करवा दें किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, तो देखो क्लोरोफॉर्म के साथ क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक कीटोन है, ठीक है, और कीटोन की रिएक्शन जब मैंने करवाई क्लोरोफॉर्म के साथ तो यहाँ से मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना, C इसके साथ एक OH और इसके साथ CCl3 जुड़ गया। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट बना बच्चे, ये क्या प्रोडक्ट बना, दिस इज क्लोरीटॉन। ठीक है, हिप्नोटिक कंपाउंड होता है क्लोरीटॉन, क्लोरीटॉन की फॉर्मेशन भी होती है यहाँ पे। वहीं पे तीसरे टाइप की रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो पोपोफ रूल के हिसाब से कार्बोनाइल ग्रुप स्टे विद अ स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। पोपोफ रूल क्या कहता है, पोपोफ रूल ये कहता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ स्टे करेगा। ठीक है, यानी कि ये बात अब आप इस रिएक्शन से समझोगे। कौन सी रिएक्शन से, अभी बताते हैं। इस रिएक्शन से समझोगे कि मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो तरफ ऑक्सीडेशन कराओगे। अब एक तरफ यहाँ पे CH3 है, दूसरी तरफ यहाँ पे CH3 CH2 है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या हुआ, पोपोफ रूल के हिसाब से एक तो बना CH3 C डबल OH इन दोनों से, और एक इन दोनों से क्या बना, वापस से CH3 C डबल OH बना। ठीक है, तो पोपोफ रूल के हिसाब से ये कहता है कार्बोनाइल ग्रुप स्टे करेगा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। यानी कि स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 वाला है, तो CH3 के साथ कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा। समझ गए? तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा बेंजल्डिहाइड का टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।